अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। बात करेंगे पाकिस्तान में मुसल्लह अफ़वाज और उसकी पेशेवराना सलाहियतों का एक तसलसल नज़र आ रहा है और पूरी दुनिया में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक और मार्का सर किया है और बलूचिस्तान के इलाके कच्छी में दहशत गर्दों का ताकुब करते हुए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और 27 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया है। नाज़रीन, बलूचिस्तान जो कि स्केटेड पॉपुलेशन यानी बिखरी हुई आबादी पर मुश्तमिल है, जिसमें कलात डिवीज़न का जिक्र ज़रूर करेंगे, जहाँ के बासियों को, जहाँ के लोगों की ज़िंदगियों को महफूज बनाया है, उनकी अमलाक को महफूज बनाया है। 7 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट पर यह मुश्तमिल सबसे बड़ा डिवीज़न है पाकिस्तान का और उसके साथ साथ मकरान जो कि साहिलों पर मुश्तमिल है, स्केटेड पॉपुलेशन है, वहाँ पर भी दहशत गर्दों का ताकुब जारी है। और जोब डिवीज़न जहाँ ड्यूरेंट लाइन की हम बात करते हैं, वहाँ पर भी कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं। इसी तसलसल को आगे लिए बढ़े इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों का कला कमा किया गया है। ये बड़ी डेवलपमेंट है नाज़रीन जो हम आपके सामने रख रहे हैं। उसके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का बड़ा एक अहम दौरा किया है। आला हुकाम ने उन्हें ब्रीफिंग दी है, इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन का उन्होंने जायज़ा लिया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मौके पर मौजूद थे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला भी उस ब्रीफिंग में मौजूद थे और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर और सियासी जमातों के जो नुमाइंदे हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे और खुल के बात हुई है। दुश्मन भारी नुकसान उठाएगा, ये कहना था आर्मी चीफ का, और साथ साथ अमन ख़राब करने वालों से पूरी कुव्वत से निपटा जाएगा। पुरअज़म दिखाई देती है हमारी मुसल्लह अफ़वाज, क्योंकि हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न चैलेंजेस है उसे बखूबी जानती है हमारी मुसल्लह अफ़वाज और इसके लिए मौसर हिकमत अमली पर गामजन है। और बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड का फैसला जो आज मीडिया की जीनत बना हुआ है। तीसरी बार ये फैसला मौखिर हुआ है। 458 कनाल अलकादिर ट्रस्ट का ये केस है। पेंडेंसी तो हमारे यहाँ एक अलमिया है, पहले भी डिलेइंग टैक्टिक्स मुख्तलिफ फोर्सेस, पोलिटिकल फोर्सेस जो है वो इस्तेमाल करती रही हैं। कब कब इस्तेमाल करती रही हैं, इसको भी ये भी हमारी गुफ्तगू का महवर होगा। और लॉस एंजलिस अनफॉर्चुनेट जो ग्लोबल वार्मिंग इसकी एक वजह है, माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, ये आग मज़ीद कितने ख़तरात पैदा कर रही है, क्योंकि अब से पहले 400 से ज़ायद सिर्फ कैलिफोर्निया में सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब रहनुमा फावरी का बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कामयाब ऑपरेशंस हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, बहुत मुश्किल जो आर्मी चीफ का पेशावर का दौरा था वो सेंसिस था कि ये सब मिलकर इस ऑपरेशन को कामयाब बनाएंगे। देखें जी, जो है हम उस पर फ़ख्र कर सकते हैं और नेशनल एक्शन कौम ने और नेशनल असम्बली में इंटीग्रिटी और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आर पार्टीज कॉन्फ्रेंस है कि एक जमात का रोल था। सारी जमातों ने मुतफ़िका तौर पे नेशनल एक्शन प्लान उसी के तहत ये चीज़ें जो है, जितने भी टारगेट ऑपरेशन हो रहे हैं इसमें होगी। हमारे यहाँ पे हमारी अफवाज, पाक अफवाज के बहुत सारे जवानों ने और सिविलियन और आम लोगों ने भी इस दी। हमारे बहुत ज़्यादा लोग शहीद हुए, हर तबके के और हर मकतबा फ़िक्र के लोग शहीद हुए। बिल्कुल। अली बुखारी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। बड़ा एक अहम दौरा है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद थे इस अहम ब्रीफिंग में। उनको हुकाम ने जो ब्रीफिंग दी है उसमें दहशत गर्दी के हवाले से इक़दामात का जिक्र भी हुआ है। कंसेंसस डेवलप किया जाना चाहिए, पॉलिटिकल फोर्सेस, सोसाइटी, हम सब ने मिलकर इस दहशत गर्दी का कला कमा करना है, क्योंकि हमें बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। वो हम बाद में आएंगे, अपने जो लोकल और हमारे जो डोमेस्टिक इशूज़ हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि जी प्रायोरिटी जो है वो हमारा मुल्क पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम लोग हैं। पाकिस्तान जितना प्रोग्रेसिव साइड पे जाएगा हम सबकी इज़्ज़त ज़्यादा होगी और हम भी प्रोग्रेसिव साइड पे जाएंगे।
और हमारी सारी जो काविशें हैं, जो कोशिशें हैं, उसका एंड रिज़ल्ट अगर कहें तो वो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी है, पाकिस्तानियों की प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। और बात यह है कि आपके जब भी कोई दहशत गर्दी होती है, तो दहशत गर्द का ना कोई मज़हब होता है, ना कोई मुल्क होता है, ना कोई एम होता बिल्कुल। है। और वैसे भी हमें पता है कि हमारा मज़हब भी हमें कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत की कत्ल है। सो बात यह है कि बेगुनाह निहत्थे लोगों को मारना, उनकी जानें लेना, इसका इख्तियार किसी के पास भी नहीं है। और कोई भी ऑपरेशन हो वो कामयाब होता है जब उसको पॉलिटिकल और सारी अस्करी क़ुव्वत मिल के बैठती है और अवामी पे ज़राई हासिल एक्नॉलेजमेंट होती होती है। है, अवामी पर ज़राई हासिल होती है। आप देखें जब भी कोई ऑपरेशन अवामी पे ज़राई के साथ होता है तो उसमें 4 कदम आगे आपको जा चल के ना आपको वही उसके अंदर सवात फ़ायदा- मॉडल हमारे सामने जी, है, सवात मॉडल, सवात कि में जो जब लोग कामयाब आपके साथ ऑपरेशन। खड़े हो जाते हैं, पब्लिक मैसेज आपके साथ खड़े हो जाते हैं, तो उसके रिजल्ट फिर आपको आना शुरू हो जाते हैं और वेल बिफोर टाइम आना शुरू हो जाते हैं। तो क्या इस बात को तय कर लिया जाए कि पॉलिटिकल फोर्सेस हों, तमाम स्टेक होल्डर्स कम से कम इस नुक्ते पर इक्तफा कर लें और दहशतगर्दी के खिलाफ एक मौसर हिकमत अमली में अपना इनपुट और अपने टेक के साथ आगे बढ़ें? बिल्कुल जी। और पॉलिटिकल लोगों की इनपुट के बगैर आगे बढ़ा भी नहीं जा सकता। ऑनेस्टली स्पीकिंग बात यह है कि उनका अपनी स्टेक्स भी हैं और ये जो पॉलिटिकल लोगों की अपनी एक लोगों के अंदर उनकी अपनी जो मासेस की अब मैं कहता हूँ कि उनकी जो आवाज़ होती है वो पॉलिटिकल लोग ही आगे पहुँचाते हैं। और उनको जब क्लब किया जाता है आप अस्करी फोर्सेस के साथ, क्योंकि बेनिफिशरी कौन होता है? बेनिफिशरी पाकिस्तान नहीं होता है, बिल्कुल। पाकिस्तान होता है। उसके लिए इनका क्लब होना बड़ा ज़रूरी होता है, तभी आप उसको पॉजिटिव साइड पे लेके और जा सकते हैं। डेफिनेटली मैंडेट भी तभी इसी उसको चीज का दिया जाता है कि आप ऑब्वियसली जी उन लोगों लोगों की जान और का माल मतलब का ही जो है। तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी जी, बनाएं। लोगों की जी बिल्कुल। रिप्रेजेंटेशन का अच्छा, मकसद ही है। मैं भट्टी साहब थोड़ा आऊँगा। 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला था वो तीसरी बार मौखिर हुआ है। 458 कनाल का अल-कादिर ट्रस्ट। बात तो फिर वो ट्रस्टी की आ रही है, वो फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा बात के। पहले भी तो ट्रस्टीज़ और बेनिफिशरीज जो थे वो बड़े, उनको मुजरिमों की कटहरे में ला के खड़ा किया गया। 23 दिसंबर को सुनाने वाला फैसला जो था वो फिर 6 जनवरी, आज 13 जनवरी, अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। और जो इस वक्त सूरत हाल है, जज नासिर जावेद राना वकला की मौजूदगी और नैब प्रोसिक्यूटर और नैब की उनकी मौजूदगी में उन्होंने वो कॉपीज़ भी दिखाई कि हम ये फैसला आज सुनाने जा रहे थे, लेकिन बानी पीटीआई वो वक्त पर नहीं आए और बुशरा बीबी नहीं आई। मतलब जो पीटीआई है उसका मौक़िफ़ ये है कि नहीं जी, इंतज़ार नहीं किया, आज तो फैसला सुना देना चाहिए था। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये फैसला अगर लेट हुआ है या किसी टेक्निकल रीजंस की वजह से, ये इसमें लीगल इशू थे, प्रोसिक्यूशन के इशू थे, अगर लेट हुआ है तो इसमें मेरे ख्याल में कोई इतना ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मेरा सुप्रीम कोर्ट में केस था, इलेक्शन पटिशन थी, तो मेरे ख्याल में मेरा 6 दफ़ा लेफ़्ट ओवर हुआ और मेरा कुछ 4 महीने, मेरा एक समात के बाद 4 महीने बाद फैसला हुआ। तो मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। और उनमें जजेस कौन कौन से थे जो मेरा केस सुनने वाले थे? बंदयाल साहब थे, मंसूर अली शाह साहब थे, और तीसरे जो है वो बड़े रिनाउंड जज, मुझे अब भूल गए हैं। तीनों बड़े, यानी कि वो जज हैं जिनका मैं अभी उनके बारे में ये कहूँगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के नहीं, इब्हाम यहाँ पैदा हुआ भट्टी साहब कि एक अच्छा, तो वक्त से पहले जो वक्त दिया गया था, 11 बजे का वक्त दिया था, उससे पहले जो है वो मौखिर कर दी गई कार्रवाई और फैसला नहीं सुनाया गया। दूसरा, 15 जनवरी को ये जो मुज़ाकराती कमेटी की जो बैठक है, नशिस्त है, इसने थोड़ा सा मामला को कंट्रोवर्शियल बना दिया। देखें, ये परसेप्शन है, सपोजिशन है, आप इस पर कोई चीज़ भी अपने सपोजिशन में ले आएँ या आप एक उसको लिंक करने की कोशिश करें या एक ख्यालात के तांते में उसको जोड़ें, वो हर आदमी का अपना हक है, वो जैसे मर्जी जोड़े। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। अली बुखारी साहब, ये बताइएगा, ये ताखीरी हरबे हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं। पार्टी फंडिंग का केस हो तो 6-6 साल तक वो लटका रहता है। और आज वज़ीर इत्तलात व नशरियात जो हैं हमारे, उन्होंने भी ये बात की है। उन्होंने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि जितने भी माजी के डिलेइंग टैक्टिक्स आप देख लें तो वो पीटीआई के साथ ही जुड़ते हैं। तो ये क्या माजी का तो ट्रैक रिकॉर्ड तो डेफिनेटली मैटर करता है, लेकिन अब वो डिनाई कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी डिनाई करेंगे कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी, कोई डील, कोई ढील वगैरह? देखिए, हम तो ढील वाले लोग ही नहीं हैं। अगर होते तो हम 500 दिन से अंदर जेल में ना होते। इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, हमारी यास्मीन राशिद साहब और बाकी गवर्नर साहब, सारे लोग अंदर हैं जेल के अंदर। हमारे लोग अंदर हैं, बच्चे अंदर हैं, जुवेनाइल के लोग अंदर हैं। मैं आपके सामने बैठूँ, मेरे पे 17 FIR दी गई हैं। रेंजर्स की गाड़ी की नीचे जिस शख्स से 12 वो
पकड़ा हुआ है उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन हम पे भी FIR थे और हम बेलों पे बैठे हुए हैं। तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। 189 केसेस खान साहब के खिलाफ थे। 197 केसेस में या वो बेल आउट हैं या वो एक्विटल हो चुके हैं। तो जितने नीचे से ट्रायल हुए, साइफर में भी मैं कौंसल था, मैंने रिप्रेजेंट किया वहाँ पे। जब आप ऊपर गए तो सारे के सारे फैसले सेट असाइड हो गए, कोई फैसला अपहेल्ड नहीं हुआ क्योंकि लीगल एम्बिग्विटीज थी उनके अंदर। अच्छा, अब बात सेट यह है असाइड कि- होने के 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो प्रोसिक्यूशन की कमजोरी है, ये मानना पड़ेगा, PMLN को भी मानना पड़ेगा। देखिए, जब दूसरा ये है politically कि motivated- फैसले, कमजोर फैसले जो थे वो एक बुनियाद बनी, लेकिन क्या 9 मई नहीं हुआ? क्या मैं वो इसके वीडियोस ऑडियोज मौजूद नहीं है? क्या रियासत पाकिस्तान पर हमला नहीं हुआ? क्या यहाँ डी चौक पे अभी रिसेंट लोगों हुआ को है? शहीद नहीं किया गया। क्या रिसेंट जो है हमलावर नहीं हुए, क्रेन्स लेकर नहीं आए? ये देखिए, सारा मैं आपको इस पे 2-3 चीज़ें बताऊं। इसी के लिए हम कहते हैं कि भाई एक जुडिशल कमीशन बना दें। आप जिसको कहते हैं कि यहाँ पर लोगों का हमला हुआ, हम सर, कहते वो हैं हमारे 4 पे हल्कों गुनाह वाला लागू जुडिशियल किया। कमीशन तो नहीं आप चाहते? मैं वो नहीं- 4 हल्के खोल दें। देखिए, और 4 हल्के जब खुले थे ना, तो चारों के चारों में पता चला, जिसकी वजह से या सादक पता साहब को भी चला था, रिजाइन मैं करना यही तो पड़ा। कह रहा हूं आपको। हम तो उठा के बैठे हुए ना, अपनी इस्लामाबाद की पिटीशन लगा दें आप। एप्लीकेशन क्या आई इनकी तरफ से, जो हमारी इलेक्शन पिटीशन थी कि हम 50,000 वोट से जीत के बैठे हैं कि जी जज साहब बहुत जल्दी जल्दी फैसला कर रहे हैं, इसलिए रिटायर्ड जज के पास भेज दें। ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, चेक कर लीजिएगा। आज का ये जो फैसला जो ताखीर का शिकार हुआ है, इससे आपका क्या टेक है? ये आपका क्या मौक़िफ़ है? मैं बड़ा हैरान हूँ कि गवर्नमेंट स्पोक्समैन जो बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी, कि यार आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान की नेशनल मीडिया के ऊपर आके बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यार इमरान खान साहब आपकी कस्टडी में है, वो जेल कस्टडी में है, जज साहब जेल में जाते हैं। जब आपने वो बाहर थे तो उस्मान पार्क बैठे हुए थे, तोशाखाना में आपने सजा सुना दी थी। बीबी साहबा घर बैठी हुई थी तो आपने सजा सुना दी थी। बानी और खुद पीटीआई जाके तो सर उन्होंने वो दी। तो कहते हैं कि मेरे अब जब बात तक ये है- वकला मुझे नजर नहीं आएंगे, मेरी फैमिली नहीं आएगी, मैं नहीं आना। ऐसी बात नहीं तो है। कहाँ हमें से भी नहीं कोई आना? ऐसी खबर नहीं आई कि कहाँ से बिस्रा नहीं बीबी आना? पहुंच गई है, वो भी देखिए, नहीं मैं पहुंची। आज और केस भी थे, खाली ये नहीं था। आज जो है GHQ हमला केस भी था, जिसमें मैं खुद कौंसल था। मैंने जाना था जज साहब की, हमें ऑफिस से फ़ोन आ गया, 11 बजे लगती है कोर्ट, कि जी तारीख हो गई है, 15 तारीख के लिए आप आ जाएं। तो खाली एक एडजर्मेंट नहीं की उन्होंने, दूसरी भी की। अब दूसरी चीज़ जो आपने बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं इस पर आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। बात यह है कि एक चीज़ हम कहते हैं, जो अभी निगोसिएशन में एजेंडा मेन पॉइंट क्या है, आपने कहा CCTV फुटेजेस हैं, लोगों को सजाएं हुई। भाई हमारी रिट पड़ी हुई है, हर टेररिस्ट कोर्ट में हमारी एप्लीकेशन पड़ी है, किसी मिसल के साथ कोई CCTV फुटेज कोर्ट के अंदर नहीं। सर, अगर आप और हर जगह कॉन्फिडेंट मौजूद हैं, देखिए हर अली जगह साहब, मौजूद अगर है। आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वहां पे जाके केस सेट असाइड होता है, सुपीरियर कोर्ट में जब जाते हैं, राइट ऑफ अपील, आपके पास 2 रेमेडी मौजूद होती है ना। इसके बाद भी 2 रेमेडी तो आपके पास हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, देन फुल बेंच का भी है, आप डिमांड कर सकते हैं। तो फिर तो परेशानी की बात नहीं है ना। नहीं, हम तो परेशान हैं ही नहीं। देखिए, हमें तो पता है कि हमारे केस के अंदर मेरिट पे कुछ भी नहीं है। भट्टी साहब कुछ कहना देखिए, चाहते हैं, फिर मैं merit पे शाखावत जब साहब कुछ की भी तरफ नहीं होगा, जाऊंगा। तो कुछ भी नहीं होगा, तो यही कुछ होगा। मैं इतनी अर्ज करूंगा मेरे भाइयों से। एक तो 2018 वाला ये सारा सीन भूल गए हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे पे 2 दहशतगर्दी के पर्चे दिए थे। हाँ जी, सर, मेरे और पास 17 है। मैं वैसे बात कर रहा हूँ ना, ये मैं वही कर रहा हूँ कि ये बातें ये है ना कि हमारे पे है, हमारे पे है, ये सारा कुछ आपने किया। उसके बाद दूसरी बात ये है कि आज आपने असम्बली का सेशन देखा। अगर असम्बली के पास कोई ऐसा अख्तियार है या कोई ऐसा एग्जेक्टिव आर्डर से इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा हो सकते हैं, तो हम कल बैठ जाते हैं। देखें, ये कोर्ट के काम है। तो मेरी सर, तरफ ये से। भाम पैदा हो रहा है ना, ये मेरी- भाम मेरी पैदा बात हो रहा है, ये सुनो। सवाल पैदा हो रहा है। अब वहाँ पे नारे क्या लग रहे होते हैं? अब ये हमारे दोस्त क्या कह रहे होते हैं, इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो। भाई बाबा, हमने रिहा करना है। वैसे ये सवाल बनता मेरे- है, मेरे- ये ज़िमनी सवाल वैसे बनता है। मैं अली बुखारी साहब से इस पे हमने तो पॉइंट ऑफ एजेंडा क्या है, पॉइंट ऑफ मीटिंग क्या है, प्रायोरिटी क्या है, नहीं, जुडिशियल ठीक कमीशन है। बना दें। देखिए, हम कहते हैं कि नहीं एक वो cross नहीं, flag application देखे है। मैं आज मैं फिर आ जाऊंगा। पुरानी बात ही नहीं कर रहा। आज रूल्स बात ऑफ कर रहा हूं। बिजनेस पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो फंडामेंटल बेसिक राइट्स पे आ जाएंगे, और मैंडेट का जो एहतराम है उस पर भी दोबारा आ जाएंगे। शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह खावर साहब, कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं और आप जैसे जो माहिरीन हैं वो बेहतर अंदाज से बता सकते हैं। अली बुखारी साहब कहते हैं जो भी केस जाता है वो बाद में जाके सेट असाइड हो जाता है। एक मौक़िफ़ ये है कि ये प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरी है, दूसरा ये है कि जी फैसला जो है वो बड़ा कमज़ोर होता है। ये डिलेइंग टैक्टिक्स का इल्ज़ाम तो PTI पे लगाया जा रहा है, लेकिन ये तीसरी बार मौखिर होता है। कोई ऐसा प्रेसिडेंट बताएं कि इस तरह के कोई बड़े लीडर हो या इस तरह का कोई केस हो, इतना बड़ा ओपन एंड शट केस हो और उसमें ताखीर हो और रिजर्व फैसला न सुनाया जाए। देखिए, बात यह है कि जो आईन पाकिस्तान की एक स्ट्रिक्ट है, आर्टिकल 4, वो कहता है कि हर तमाम शहरियों के साथ मुसावियाना कानूनी बर्ताव किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स जो किसी भी क्रिमिनल या सिविल मैटर में इन्वॉल्व है, एक तो उसका राइट है कि उसको जो है फ्री
और फेयर ट्रायल दिया जाए, ड्यू प्रोसेस ऑब्जर्व किया जाए। और जहां तक ये वाला 190 बिलियन पाउंड के फैसले का ताल्लुक है, तो ये वाकई जरा अनयूजुअल है कि आपने 3 दफा उसकी तारीख मुकर्रर की और फिर उसको जो है वो आगे मुलतवी कर दिया। तो वैसे नॉर्मली कोई ये इतनी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इतनी अचंभे की बात नहीं है। कई दफा जज हजरात जो हैं वो ज्यादा काम की ज्यादती होती है, उन पर बर्डन ज्यादा होता है। जजमेंट जब लिखनी होती है तो फिर उनको पूरी जस्टिफाई करना पड़ता है, अगर बरी करना है या सजा देनी है। तो उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो जिस दिन अनाउंस हो उस दिन वो जो है वो ना किया जाए, ऐसा किया जाए। लेकिन यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस उठते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत से बहुत ज्यादा है। क्योंकि इसकी जो भी फैसला होगा 190 बिलियन पाउंड का, इसकी जो है अपने मुज़म्मरात हों, इम्प्लीकेशंस होंगी फॉर एंड अगेंस्ट। तो चूंकि ये एक सियासी नौयत का हाई प्रोफाइल जो है केस ठीक है। नहीं, अच्छा शाह खवर साहब, 100 से जायद समातें होने वाला कोई मामला जो है या कोई फैसला जो है, आप समझते हैं कि इसमें भी कोई प्रोसिक्यूशन की कोई लेकुनाज, कोई कमजोरियां जो है वो सामने आ सकती हैं? कोई एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं, क्योंकि आपका बड़ा फोकस्ड रहा है ये केस? देखिए, बात ये है कि वैसे तो प्रोसिक्यूशन जो है ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसने अपना केस जो है वो प्रूव करना होता है बगैर किसी जो है शेडो ऑफ डाउट के। तो वो तो अब देखना ये है कि उन्होंने जितनी शहादतें पेश की वो कितनी रेलेवेंट हैं, वो किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं 190 बिलियन पाउंड की जो रकम है, वो जो मलक रियाज साहब का जो एक अकाउंट था जिसमें उनकी लाइबिलिटी तय हुई हुई थी, वहां जाने में, और अलकादर ट्रस्ट टाइम होना और उसकी जमीन एक्वायर होना, तो अगर वो किस तरीके से उसको कनेक्ट करते हैं, ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है। वो तो हम देखेंगे कि जब फैसला आएगा तो उससे ही हमें पता चलेगा कि वो कितना वेल रीजन फैसला है, या क्या प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना ओनरशिप जो है वो प्रूव करने के लिए जो है वो पूरी तरीके से तैयार थी और पूरा केस उन्होंने प्लीड किया है। तो लेकिन ये है कि इस तरह के जब फैसले मौखर होते हैं तो उसमें एक तासुर ये भी होता है कि शायद इसके कोई पॉलिटिकल रीजंस हैं, चूंकि पीटीआई के और ये तो चले एक परसेप्शन है शाह खवर साहब, ये तो चले एक परसेप्शन है, थोड़ा जनरलाइज कर देते हैं। जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से हमेशा एक बात की जाती है, और आसिफ सईद खोसा साहब, हमने तो सुना था, बड़े खुश हुए थे पाकिस्तान के बासी कि अब स्पीडी ट्रायल होगा, स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स हैं, और बड़ा जल्दी ये पेंडेंसी जो मोर देन 50,000 जो है वो अभी भी पेंडेंसी जो है वो आला अदलिया है, फिर लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में है, तो बहुत बड़ी तादाद है। तो आपको नहीं लगता कि हमें इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। देखिए, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का जो है अदलिया का जो निज़ाम है, और ख़ास तौर पे स्पेशल कोर्ट्स का, इसमें हम है कि इसमें बहुत ज़्यादा ताख़ीर होती है और उसमें लोग साल हर साल जो है वो रिगर्स ऑफ ट्रायल का जो शिकार रहते हैं। तो इस पर तो बहुत स्ट्रक्चरल जो है चेंज जो की ज़रूरत है। उसमें अदलिया की भी जिम्मेदारी है, मुकदमा की भी जिम्मेदारी है। हमें जो लॉज हैं उसको कट शॉर्ट करना होगा, लंबे लंबे प्रोसीजर्स को खत्म करना होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वो अदलिया में, और खास तौर के ऊपर जो लोअर जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, उसमें तो बहुत ज्यादा जरूरत है। जी, बहुत शुक्रिया शाह खवर साहब। जुडिशल जो ओवरऑल जो हमारी जुडिशरी है उसकी जो ओवरऑल जो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल फोर्सेस ने मुख्तलिफ अदमार में या मुल्जिमान ने जो है उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल भी किया। ये आपसे पूछना था सबसे अहम कि नो डाउट कि बानी पीटीआई जो है वो आप लीड करते हैं, पार्टी के जो है वो सरबराह भी हैं, और आप बकौल आपके आप लोग ये कहते हैं कि बानी पीटीआई के बगैर पीटीआई भी कुछ नहीं है। ये बात समझ में आती है, लेकिन ये जो मैंडेट मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्या वो सिर्फ इस चीज़ का मैंडेट मिला है कि आपने बानी पीटीआई को रिहा करना है? सिर्फ बानी पीटीआई? लोगों के फंडामेंटल राइट्स, इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई के मामलात हैं, एक्सचेंज रेट के मामलात हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर के चैलेंजेस हैं, फोकस्ड सिर्फ आपका ये क्यों है? उसकी वजह यह है जी कि इमरान खान साहब जो हैं हमारी पार्टी के खाली बानी नहीं है, वो पार्टी का स्पिरिट है, वो पार्टी की सोल है। अगर मैंने इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ा और मैं 50,000 वोट से जीत के असम्बली में जाने के बजाय यहाँ बैठा हुआ हूँ और पटिशन रख के बैठा हूँ, फॉर्म 45 रख के बैठा हूँ, उसकी वजह वोट मिली इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी की। ये आइडियोलॉजिकल वोट है सारी की सारी। अब बात यह है कि इस मुल्क को अगर रिप्रेजेंटेशन देनी है तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल होगी।
ये नहीं होगा कि सारा सीटा वालों को अंदर बैठा दें और जीते हुए को बाहर कर दें और कहें नहीं तुम बाहर बैठोगे तुम अंदर बैठोगे, तो फिर तो इलेक्शन कराने की जो जरूरत जलाता नहीं है है। किसी को खुद भी जलता है। ऐसी बात नहीं है। 2018 में जाती है सर, 2018 में 14 ये, पोजीशन थी। ये तासुर भी मौजूद है आरटीएस से लेकर नहीं, पंजाब की बनी हुई हुकूमत को जो है आप दो चीजें हेलीपैड का इस्तेमाल करके आप दो देखिए चीजें सर, मिक्स ना नहीं करें। मैं दो नहीं कर रहा, आप मुझे ये आपने बता दें, 45 का जिक्र मैं किया ना बताता हूं। तो वो थोड़ी सी माजी की यादें ताजा हो जाती हैं। माजी में चला जाता हूँ, माजी में चला जाता हूँ। 2018 में कितनी पटिशन हुई इंक्लूडिंग भट्टी साहब के? 14 प्रोविंशियल नेशनल दोनों की बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। आज हुई है 167 और जिसपे सारी की सारी पेंडिंग पड़ी हुई है, ये चलने नहीं दे रहे सारी की सारी। क्योंकि एक तो बता दें जो 6 महीने में पूरी साल होने वाला जमात वुकला 2013 काउंसिल्स पर मुश्तमिल इतने वुकला लेकिन 26वीं अमेंडमेंट आ बावजूद गई भी जी, 26वीं अमेंडमेंट आ गई। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिटिंग जज फैसला करने लगा था तो एक एप्लीकेशन आती है ईसीपी के पास, उसमें कहा जाता है कि जी ये बहुत जल्दी कर रहे हैं, इनको कहें जल्दी ना करें, और उसके बाद रिटायर जज के पास चली जाती है। जब उसको चैलेंज करते हैं ऑर्डिनेंस आ जाता है, ऑर्डिनेंस को चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट स्टे देती है, एक्ट आ जाता है, एक्ट को चैलेंज करते हैं वो कहते हैं फैसला गलत है, लेकिन जाना वहां पर ही है जिस ट्रिब्यूनल के पास भेजा जाता है। हमारे ऐसा कहते हैं, प्रेसिडेंट ना उसके सेट बेटे करते को ना, उसके ऐसा बेटे को प्रेसिडेंट ना ऐसा सेट करते, प्रेसिडेंट किसी ने नहीं गुड सेट टू किया सी यू ना होता, गुड टू ये सारी चीजें ना होती तो आपको ये भूल गया कि पहला 100 मोटो किसने किया 2023 रात को 12 बजे अदालत किसने लगाई? मैं कौंसल था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट सर किया। मुझे लगता है हनीफ अब्बासी साहब वाली अदालत का जिक्र तो नहीं कर रहे जो बिल्कुल उनको वहां हनीफ से अब्बासी उठाया साहब गया की था। आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने कहा दिया? सुप्रीम कोर्ट के ने कहा 90 दिनों में इलेक्शन कराई, किसने कराई? एक ईसीपी के बैठा हुआ हेड, वो ईसीपी का हेड सर, कहता है आप लोगों पे किस पे मैं 9C का है कोई मुकदमा? सॉरी, ये जो स्मगलिंग वगैरह का, ये ड्रग्स वगैरह का किसने रोकनी थी? जी किसने रोकनी नहीं थी? वैसे पूछ रहा हूँ सर, वैसे आपसे पूछ रहा इतना हूं, खतरनाक आप लॉ लोग मुकदमे दर्ज करते रहे। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी का काम था स्मगलिंग रोकना, किसका काम है? ये बॉर्डर सील करना किसका काम है? लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का। दीज आर द एजेंसीज व्हिच आर मेंट टू बी टू डू सच लाइक थिंग्स। अब जिसने गलत किया हम कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करते। तो आप ये एडमिट करते हैं कि ये आपके गलत इकदाम थे, ये नहीं होना चाहिए था? देखिए मियां नवाज शरीफ साहब का हमने नहीं किया, मियां नवाज शरीफ साहब का पनामा लीक्स बाहर से आई, हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, शायद का कहना पनामा लीक्स था नहीं सर, वो ये कहते हैं कि तासुर ये है कि आपने एक शख्स को टारगेट किया, बाकी 430 लोग जो थे वो कहां हैं? बाकी 430 लोग, अच्छा ये जो शायद शकार अब्बासी साहब हमारे वजीर आजम तो नहीं थे, वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे, 2-1.5 साल हुकूमत में बैठे रहे वो मियां साहब के बाद। मियां साहब जो जब ट्रायल फेस कर रहे थे, हमने तो नहीं केस किया हुआ था, हमने तो नहीं इंग्लैंड में जाके कहा था, इनका अपना रिकॉर्ड ट्रैक निकला, ये पब्लिक एक्सचेकर का पैसा लेकर गए हुए। अच्छा भट्टी साहब, जिस तरह अली बुखारी साहब बात करें, प्रोसिक्यूशन की कमजोरियां बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं। नो डाउट कि हमारी जुडिशियल रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स उसमें लानी होंगी, जिस तरह शाखावर साहब ने भी आर्टिकल 4 का जिक्र भी किया। नो डाउट के राइट ऑफ अपील आपके पास भी है, उनके पास भी राइट ऑफ अपील तो हुकूमत रियासत के पास भी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो रूट काजेज हैं, जो वजूहात हैं इसकी, उसको दूर करना आपका काम था, लेजिस्लेटर्स का काम था, कि ताकि स्पीडी ट्रायल को यकीनी बनाया जाए और हर शख्स जो मुजरिम है, ये मुलज़िम अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे? देखें, दो चीज़ें हैं। इसे जो क्रिमिनल लॉज हैं, आज भी असम्बली में ये बात हुई है और वज़ीर कानून ने इसमें कहा कि हम इसमें 105 अमेंडमेंट्स ला रहे हैं क्रिमिनल लॉज में, ये स्पीडी जस्टिस के लिए। इसी तरीके से आपको पता है सर पीटीआई का दौर भी था, ये ला रहे हैं, हो जाएगा, फ्यूचर सेंटेंस का इस्तेमाल आप भी यही कर रहे हैं? नहीं, हम तो बिल्कुल आप ये समझें कि विद इन 1 मंथ ला रहे हैं, हम इतना लंबा नहीं कर रहे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे माजिद के साथ मेरे भाई ने ये चीज़ें कही कि इनके ज़हन में ये है कि ये विक्टिमाइज़ हुए। ये अब सारी दुनिया को पता है। देखें जैसे राना सनाउल्लाह साहब, हनीफ अब्बासी, हमारे इलेक्शन कैसे हुए, अच्छा मेरी बात वो एक लंबी कहानी है। अब मुझे अफसोस ये है कि जब इनके साथ होता है तो ये कहते हैं जी हमारे पास बहुत जुल्म हो गया, और जब ये इन्हें ये खुद जुल्म कर रहे थे और ये जब उसका हिस्सा थे, और जब ये जनाब कहते थे कि जनाब हम एक इक़्तिदार के घोड़े पे जब बंदा सवार होता है ना, वो भूल जाता है कि एक पेज पे हैं, और जब लोगों को पकड़ के हीरोइन में और मंशियात में और उनके से पार्टियां तब्दील करवा रहे थे, और जब लोगों को बुला के ये कह रहे थे कि जी लेजिस्लेशन करोगे तो ठीक है, नहीं तो उनको पकड़ के जनाब जूते मार रहे थे, MNAs को यही करवा रहे थे कि जो जितने लाज इन्होंने पास किए, एक दिन में 55 के 56 के जुमे वाली वारदातें डलती थी। जी मेरी बात, उस वक़्त ये सारी चीज़ें ठीक थी, सारी चीज़ें।
अब ये सारी चीजें गलत है। मैं एक मिसाल दे रहा मुकदमा हूं। बनाते वक्त जो मैं- है वो मैं- क्यों मैं- अटार्नी जनरल्स और ये सारे मिलकर जो कानून के माहिरीन हैं, ये कोई ऐसा मुकदमा चले, ये उनका एक नुक्ता है या उनका ये ख्याल है, या वो ये समझते हैं क्या उन पर भोंडे केसेस हैं या उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, ये एक अलहदा सवाल है। प्रोसिक्यूशन की कमजोरी, एक पूरी टीम है आपके पास भी, कि जब एक मुकदमा दर्ज किया जाता है तो देखा जाता है कि उसमें एविडेंस की भी जरूरत होगी, ये सारा देखें, मैं अगर रिलीफ क्यों मिलता है? अगर इनमें एविडेंसेस नहीं है तो इनको फ़ायदा है ना कि इनको रिलीफ मिल जाएगा। एक मिनट बात पर देखें, हम ये कहते हैं कि ये हमने भी भुगते, आप भी भुगत रहे हैं। आप देखें, इसको पाकिस्तान को चलने दें, पाकिस्तान को पॉलिटिकली स्टेबल होने दें। आप असम्बली में आए हैं, आपकी एक अच्छी खासी तादाद है, आप वहाँ लेजिस्लेशन में हिस्सा लें, ठीक है। आप एक डेमोक्रेटिक वे के साथ, आप एक पार्लिमानी आदाब के साथ इस मुल्क को चलने दें। जब आप हुकूमत में थे तब भी आपने यानी 2014 से आपने तमाशा शुरू किया। जब हम आए तब भी ये मुतमिन नहीं थे, जब ये हुकूमत में आए तब भी मुतमिन नहीं थे, अब फिर आपने अपोजिशन अपनी में हिकमत तब भी अमली क्यों नहीं मुतमिन बदली? है। असरे हाजिर का जो तकाजा जो बाज़ाहिर नजर आ रहा है, सेंटीमेंट और पॉपुलिस्ट वोट जो है ये बढ़ता जा रहा है। अभी आप अमेरिका जैसी रियासत का देख लें, हमारे पड़ोस में आप देख लें, एक वो दूसरा जो पागल है नेतन्याहू, उसको अच्छा, आप देख लें, मैं तो आपने परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स की तरफ गौर किया, लेकिन आपने कोई काउंटर नैरेटिव बिल्ड नहीं किया सोशल मीडिया पे। मेरी बात सुनो, यानी झूठ भी सच साबित हो रहा है, सच भी नहीं अपना हमारा prove कर सकते। नैरेटिव ही यही है कि हमने अवाम की खिदमत करनी है। मेरी आप बात सुन लें, हमने रिजल्ट्स लाने हैं प्रैक्टिकल। हमने देखें, कोई भी झूठ होगा ना, देखें आप कहेंगे जी 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, आप जो जो वादे किए, आप मुझे बताएं इनमें से कोई वादा इनका वफा हुआ? अब ये वक्त आ गया जब ये कहते थे ना कि जनाब अब आवाम में निकलें। अभी मैं आपको सरगोदा में पिछले हफ्ते यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में, वो यूथ ही था ना, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, मैं हलफ से बताता हूँ कि मैं वहाँ पे खुद मौजूद था, किसी को कोई ब्राइब नहीं किया गया। मैं गया, वहाँ के बच्चे, वहाँ पे बच्चियाँ, बीबी मरियम गई है, तो वहाँ पे लोगों ने जिस जज्बे के साथ, वहाँ पे उन्होंने पॉलिटिकल तकरीर भी की है, एक आवाज़ नहीं आई। ये तो नहीं कि हमने हर के गले पे कोई बंदूक रखी हुई थी। मेरी बात सुने, ये लोगों में चेंज आ रही है, यूथ में चेंज आ रही है। लोग अब समझ गए झूठ क्या है, सच क्या है, और जो सुहाने ख्वाब झूठे दिखाए गए वो सारे अब मलियामेट हो गए हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, यही हमारा नैरेटिव है, यही हमारा मिशन है और यही हमारा काम है। अली बुखारी साहब, मैं चाहूँगा कि इस डिस्कशन को यहाँ पे कंक्लूड कीजिए आप, कि आपके पूरा एक डिमांड था, खैर वो एक अलहदा बात है कि दस्तावेजी शक्ल में आप नहीं लेके जाते, बिल्कुल ऐसे ही था जैसे 26 जो अमेंडमेंट हुई तो उसमें भी आपने कहा, जो मौलाना साहब कह रहे हैं, दस्तावेजी आपके पास कोई वो चीज़ें नहीं थी। बहरहाल SCO का समिट होता है तो आप ये तासुर है कि आप लोग पहुँच जाते हैं। 23 मार्च की परेड की बात होती है तो आप धमकी दें। ये अब अचानक से कैसे तब्दीली आई कि सिर्फ बानी PTI को छोड़ दो और जुडिशल कमीशन बना दो, बाकी से हम दस्तबरदार हो रहे हैं? सर ये इतनी हुब्बुल वतनी और इतना नेशन और इतना जज्बा कब से आया? ख्याल है आपकी जो खबर रसा एजेंसी है उसके पास गलत खबर है जी। आप सही तस्दीक कर रहे हैं। हम आज भी इनोसेंट प्रिजनर्स की बात कर रहे हैं, इनोसेंट प्रिजनर्स जो कोई भी उसमें शामिल है, नंबर 1। और नंबर 2, हम तो कहते हैं कि भाई आप एक हुकूमत एक नैरेटिव लेकर आई है, हमारा एक व्यू अपना कि ये आपने हमारे बंदे शहीद किए, आपने लोगों को मारा, लोगों की इज्जतें पामाल की, लोगों की माँ बहनों का आपने तकद्दुस पामाल किया, घर की चारदीवारी पामाल की, आपने लोगों पे फायर किया। आपका सोशल मीडिया तो झूठी खबर को इतना फैला देता है। आपकी वो लोग कहाँ हैं? आपने एविडेंस क्यों नहीं दिए? आप नहीं सत्य की खबर है आपके यहाँ पर। आप मुझे यही तो नहीं कहेंगे कि जी आप वो टिकटॉक पे देख लें या आप वो सोशल मीडिया पे सवाल कर दिया, आप सुने तसल्ली से सुने। जी जी प्लीज। लोगों की लाशें यहाँ पड़ी हैं, लोगों की कब्रें यहाँ पर हैं, उनके वालिदैन हैं। आप जुडिशियल कमीशन बना देना, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, फेडरल गवर्नमेंट ने बनाना है, उसके सीनियर 3 जज बनाने में आपको क्या प्रॉब्लम है? कौन कौन हो सर? बता दिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, पाकिस्तान के सीनियर 3 जज जो 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो शॉर्ट आंसर। अब दूसरी बात, एक चीज मैं आखिर में बता दूं, देखें लोगों के फैसले वो करते हैं जिनको लोगों को मैंडेट दिया हो, जिनको लोगों ने मैंडेट दिया ना और डाका मार के बैठे हुए हैं, वो लोगों के मैंडेट की बात है। कोई जवाब देना चाहेंगे? जुडिशियल कमीशन की बात करें, तीन अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो मुज़ाकराती टीम है इस पर डिसीजन लेगी। मैं ये बताऊं, जो ये कह रहे हैं अभी ये मुझे बताएं, ये 5000, 3000, 2000, 1000, 1200 से स्टार्ट होके आज अल्लाह का शुक्र है 13 पे आ गए। मैं तो इनका ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये 3000 से 12
13 पे आज इनका नहीं, इनकी जिक्र मेहरबानी है, खोसा साहब ने तो बिल्कुल ही परेशान यानी किया हो हुआ था सकता है, अभी हो सकता है अगले इजलास बात तक होगी। ये मेहरबानी कर जाए। सर कत्ल तो एक भी है, इनके ऊपर तो बहुत शुक्रिया, डिस्कशन को आगे बढ़ाना चाहते थे थे और बड़े खूबसूरत अंदाज से ये डिस्कशन हुई और डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट भी यही करते हैं और हमारे पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम भी यही एक्सपेक्ट करती है कि हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। एतक भी होते हैं, एक दूसरे से नजरियाती इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन डिबेट ऐसी होनी चाहिए जिसमें अखलाकियात हो और एग्रेशन ना हो, ताकि टू द पॉइंट बात हो और हमारे व्यूअर्स को समझ भी आए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब, रहनुमा PMLN, सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शाखावर साहब ने भी हमारा साथ दिया। तो नाज़रीन, यहाँ हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कैलिफोर्निया जो इस वक्त आतिशज़दगी की जद में है, जंगलात को आग लगी है, फॉरेस्ट और फिर फायर फाइटर्स क्या कर रहे हैं, ये तमाम मुहर्रिकात पर डिस्कशन होगी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। सड़कों और गुजरगाहों के अतराफ और राहदारियों पर तामीरात व तजावजात न सिर्फ गुजरने वालों के लिए दुश्वारी का बायस बल्कि ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किलात का सबब। नाजायज तामीरात व तजावजात गैर कानूनी, ऐसे अनासर की हौसला शिकनी कीजिए, अपने हक के लिए आवाज उठाएं, तजावजात के खिलाफ मुतल्लिका फोरम पर शिकायत दर्ज करवाएं। फुटपाथ पैदल चलने वालों का हक, अपने हक पर किसी को कब्जा ना करने दें। वेलकम बैक नाजरीन। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका और 11% अब तक जो है वो आग 3 अतराफ से इस आग का बताया जा रहा है कि इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और 6 रोज़ गुजर गए हैं और हलाकतों की तादाद भी 25 के करीब जा पहुंची है। और माहिरीन ये समझते हैं कि ये पैटर्न चेंज हो रहा है, जो फॉरेस्ट फायर है इसका जो पैटर्न है वो भी चेंज होता जा रहा है, क्योंकि अब तक कैलिफोर्निया में 423 आग लगने के वाक़यात रूनुमा हुए हैं और 4 वाक़यात मौसम सरमा में हुए हैं। तो डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का एक इम्पैक्ट जो है उसको भी हम ज़ेर बहस लाएंगे। मुख्तलिफ इस पर कयास आराइयाँ भी इस वक्त मीडिया में जा रही हैं, लेकिन कुछ हकायक और माहिरीन ही बेहतर बता सकते हैं कि इसका क्या पस मंज़र हो सकता है। इसी हवाले से हमने मदू किया है, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुखसाना तारिक, माहिर मौलियात हैं। बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मलिक मंजूर अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, सीनियर एनालिस्ट है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। माहिरीन ये कह रहे हैं कि पैटर्न काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, जो आग लगने का पैटर्न है, मौसम सरमा में भी आग लग रही है और एक बड़ी वजह इसकी ग्लोबल वार्मिंग भी है, क्योंकि 2016 और 2017 बिजली लाइन की वजह से जो जंगलात में जो आग लगी थी वो तो उसका एक रीज़न पता था, लेकिन अब जो ये रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई है, या अनफॉर्चुनेटली कहेंगे कि ये एक अफसोसनाक आतिशज़दगी है, ये क्या इसके मुहर्रिकात हो सकते हैं? कुछ फैक्ट बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो जैसा कि आपने खुद बताया, इतना डिवेस्टेटिंग फॉरेस्ट इवेंट जो है वो पहले नहीं हुआ शायद, जितना इस वक्त रिकॉर्ड है, और जितनी पॉपुलेशन, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ है वो एक रिकॉर्ड है। क्लाइमेट चेंज की वजह भी है और जाहिर है कि माइक्रो क्लाइमेट चेंज हुआ है या मेजर क्लाइमेट चेंज हुआ है, ये है, दिस इज़ अ फैक्ट ये है कि बारिशें पहले विंटर में हो जाया करती थी और लॉस एंजल्स में हर साल विंटर रेन्स होती थी, और जैसा कि पाकिस्तान में भी नोट किया है अभी आपने कि दिसंबर हमारा बिल्कुल ड्राई गया है, इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर, बाकी जगहों में फिर भी थोड़ा सा बारिश हुई है। तो इस तरह से बाज़ जगहों में जो रूटीन में बारिशें हुआ करती थी विंटर में वो नहीं हो रही हैं। और लॉस एंजल्स में भी यही था कि पिछले इस अक्टूबर से खास तौर पर पिछले लास्ट 2 ईयर से जो नॉर्मल स्पेल होता था वो नहीं हुआ। और लॉस एंजल्स ऐसा एरिया है जो कि कोस्टल है बेसिकली, यानी साहिली इलाका है,
और जब ड्राई स्पेल गया है तो वहां पे जरा सी भी अगर फायर ट्रिगर हुई है, ये हम ये नहीं कह सकते कि कैसे हुई, उसकी कई वजूहात होती हैं जो मैं बाद में लेटर इस डिस्कशन में बताऊंगी। अच्छा, अमेरिकी मीडिया लेकिन में ये अगर कहीं रिपोर्ट से हो रहा trigger- है कि पुलिस ने तहकीकात भी इस हवाले से जो है वो शुरू कर दी है लॉस एंजलिस के जंगलात में। कहीं जानबूझ के ये आग तो नहीं लगाई गई? अगर तो ये जानबूझ के आग लगाई गई है तो इसका इतना स्पेंड होना, इसका इतना फैल जाना, इतनी शिद्दत, क्या इसके इम्कानात हैं? देखिए सर, इस तरह है कि फॉरेस्ट फायर पूरा पूरा सब्जेक्ट है फॉरेस्ट में हमारा। फॉरेस्ट फायर मेलिशियस होती है, जिसको कहते हैं मेलिशियस फॉरेस्ट फायर, कि किसी ने जानबूझ के लगाई, या इसको प्लान फायर होती है जो कि नया बायोमास लेने के लिए, नई ग्रासेस लेने के लिए लगाई जाती है। कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन जब भी कोई मेलिशियस फायर हो या कोई भी फायर हो, उसको उसका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो उसको बचा लेता है। या जैसे अगर मुसलसल बारिशें हो रही थी तो उससे ये ग्रीनरी इतनी ज्यादा थी लॉस एंजलिस में कि अगर कोई मेलिशियस फायर भी करता है तो उसको एक हद तक खत्म हो जाना चाहिए ना, बुझ जाना चाहिए। लेकिन उसको एग्रेवेट किया है क्लाइमेट चेंज ने। तो डॉक्टर साहब, क्या ये बात यहाँ हम कह सकते हैं कि पैटर्न यूं भी चेंज हो रहा है कि नॉर्थ जो है, हवाएं जो है वो साउथ को और साउथ की नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होती जा रही हैं, और हम ये भी देख रहे हैं एक तरफ फ्लोरिडा में हमने जो देखा है जो तूफान आए हैं, फिर उसके बाद ये कैलिफोर्निया का वाकया, अभी रिसेंट पाकिस्तान जो है एक बड़ी कैटास्ट्रॉफी से और डिजास्टर से गुजरा है। तो अभी दुनिया को सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि ये एक बहुत बड़ा इशू है क्लाइमेट चेंज, जिस पर काबू पाना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसा कि हमारी COP 27 में या कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस में या COP इसमें हम बात करते रहे, तो मुसलसल ये एक डिस्कशन चल रही थी, डिस्पैरिटी थी बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज, कि हम ये प्रूव कर रहे थे कि डेवलपिंग कंट्रीज इफेक्ट ज्यादा हो रहे हैं। इस इवेंट से ये भी महसूस हो गया कि नॉट डेवलपिंग बट डेवलप्ड कंट्रीज मे बी अफेक्टेड बाय दिस क्लाइमेट चेंज इवेंट्स। और इसमें यह है कि हवाओं का रुख इसलिए कि जब फॉरेस्ट फ्लोर का टेम्परेचर होता है दैट प्रिडिक्ट कि हवा किस तरफ चलेगी। तो कोस्टल एरियाज की जो हवाएं, कोस्टल एयर्स जो हैं, विंड जो है, वो उल्टा चलनी चाहिए थी, खुश्की से समंदर की तरफ। लेकिन इस दफा क्योंकि कोस्टल फॉरेस्ट फ्लोर का टेम्परेचर क्योंकि बहुत हाई हो गया ना, ठीक है। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ दोबारा भी आता हूँ, ये बड़ा एक अहम नुक्ता आपने उठाया। मलिक मंजूर साहब, ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं एक तो 3 माउंटेन रेंज हैं हमारे कराकोरम में, हिंदू कश, हिमालयन रेंज है हमारे पास, और ग्लेशियर मेल्टिंग की भी हम बार बार खदशात का जिक्र भी कर रहे हैं। फिर एक हिस्सा हमारा सिंध का इंटीरियर देख रहे हैं, वहाँ ड्राउट की सूरत हाल पैदा हो रही है, पैटर्न चेंज होते जा रहे हैं। किस हद तक हमें मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक्सपोज हो रहा है, उनके फायर फाइटर्स जो हैं वो भी नाकाम हो रहे हैं, समंदर का पानी क्योंकि वो नमकीन पानी है वो इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। इस तरह की सूरत हाल का सामना खुदा न ख्वास्ता करना पड़े दुनिया को। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ा एक अहम ये मौजू है जो आपने आज उठाया और मौका दिया। ये बड़ा एक सीरियस इशू है क्लाइमेट चेंज, जो माहौलियाती तब्दीली को। पाकिस्तान वन ऑफ द अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड, जो यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट्स हैं, दीगर आलमी इदारों की रिपोर्ट्स हैं, तो उसमें पाकिस्तान भी उन चंद ममालिक में शामिल होता है जहाँ बहुत संगीन इसके असरात हैं। जी हाँ, तो आप इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो फूड सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाने के वजह से कितनी हमें मुश्किलात हैं, और वाटर रिजर्वायर है, दीगर और मामलात है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अपलिफ्टिंग ऑफ पीपल है, अर्बन है, रूरल एरिया है, हाउसिंग का आप देख लें, दीगर और मामलात। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक जामे स्ट्रेटजी भी काम कर रही है, मिनिस्ट्री जो क्लाइमेट चेंज है उसके हुकाम भी, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा इस हवाले से इक़दाम करने की ज़रूरत है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क, जहाँ पर देखें 84 एयरक्राफ्ट्स और 1.5 लाख के करीब लोग इनखला कर चुके हैं, 1,60,000 फायर फाइटर्स हैं सर, तैयारे हैं इस वक्त जो काम कर रहे हैं। गौर करेंगे 1,60,000 लोगों को उन्होंने वार्निंग में दी है कि 1.5 लाख आबादी को महफूज मकाम पे मुंतकिल कर लिया, छोटी बात नहीं है। 40,000 एकड़ जिसमें जितनी खड़ी फसलें वो तबाह हो गई हैं, देखें लाखों मकानात मुतासर हुई हैं। तो इसमें जो मुआशी नुकसानात हैं, मालियाती नुकसानात हैं, जानी नुकसानात हैं, वो हमारे वहम गुमान से भी ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं उनके पास तो कितने जदीद टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके बावजूद उस पर वो आज कितने दिन गुजर गए। नेचर की करवट को आप किस तरह देखते हैं? गैर फितरी तो हमें बात जो है वो हमारे लिए चौंका देने वाली है, फितरी भी ये हो सकती है। हमारे मारगला की पहाड़ियों पे आग लगी होती है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, आए रोज आग लगी होती है। इसके अलावा आप देखें कि पाकिस्तान में जो सैलाब है, कैसली, दीगर यानी कि कुदरती जो भी आफात हैं, डिफरेंट उसकी डायमेंशंस हैं जो क्लाइमेट चेंज के। तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इस हवाले से हुकूमत को लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, इसके लिए वसाइल मुख्तस करने होंगे, लोगों को ट्रेनिंग देनी होगी और अवेयरनेस मीडिया के जरिए और ये खास तौर पे क्लाइमेट रेजिलिएंट पॉलिसी जो है उसको उस पे ज्यादा काम, और ये बहुत ज्यादा जरूरत है
कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। उसकी वजह है कि जब तक हम शऊर व आगाही पैदा नहीं करेंगे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया एंड सोशल मीडिया, बहुत ज़रूरी है कि लोगों में एक आगाही होनी चाहिए कि किस तरह के ख़तरात फ्यूचर में हमें दरपेश हो सकते हैं और किस तरह हम उनको मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल इसी हवाले से मैं चाहूँगा डॉक्टर साहबा आपकी तरफ आऊँगा, क्योंकि मलिक साहब ने बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया है कि हमें पता होना चाहिए, सोसाइटी को मोटिवेट करना चाहिए अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपना जो ख़ास तौर पर दीगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है चाहे वो टूरिज़्म का है उसमें एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ज़रा थोड़ा सा तफसीलन बताइएगा कि क्या ये जो क्लाइमेट चेंज है इसमें रॉक सर्कल भी मुतासिर होता है, जो समंदरी हयात हैं उनको भी इसका नुकसान होता है, ड्राउट भी होता है, किस तरह का क्लाइमेट चेंज आ सकता है और रीजन कौन से ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं? जी, क्लाइमेट चेंज तो इस तरह से है कि जैसे देखें, एक तो बिग एरिया पे होता है जो एक्सपेंसिव या एक्सपेंडेड हम कह सकते हैं, लेकिन एक माइक्रो क्लाइमेट्स डेवलप हो जाते हैं। जिस तरह से नॉर्मली जो हम एक आम इंसान समझ सकता है कि हवा जो है वो जब गर्म हो, जो भी फॉरेस्ट फ्लोर वार्म होगा, हॉट होगा, तो हवा वहां से हल्की होकर ऊपर उठेगी, तो जो भी कूलर रीजन है उससे आएगी। तो मेन जो ग्लोब के ऊपर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट मेनली ओशन करंट्स और एयर करंट्स, ये दो चीजें हैं जो कि उसको डिटरमिन कर रही होती हैं। तो जिन भी एरियाज में ऐसे पाउच बन जाते हैं या ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जिनके ऊपर जो लैंड है वो ज्यादा वार्म होती है, अर्बन एरियाज में जो है अर्बन हॉटस्पॉट्स बन जाते हैं, तो इसलिए बारिशें उस तरफ ज्यादा होना शुरू हो जाती हैं। आपने नोट किया होगा कि इस वक्त अर्बन फ्लडिंग ज्यादा हो रही होती है क्योंकि हवाओं का रुख जो शहरों से जी शिफ्ट हो गया चाहिए था, ओशंस की तरफ शिफ्ट हो गया है। जी तो अच्छा, तो डॉक्टर साहबा ये आपका कहने का मकसद ये है कि गर्म और जी। सर्द हवाएं जब आपस में मिल जाती हैं तो डेफिनेटली उससे मिल जाती हैं या उसको रिप्लेस करने के लिए आती है ना। जब गर्म हवा ऊपर उठेगी तो उसको रिप्लेस करने के लिए ओशन से हवा आएगी। डॉक्टर साहबा तो अब तक ओशन आपने आपको जितनी पता है तहकीक की है या जितना आपने काम किया है, आप थोड़ा सा बताइएगा कि ये लॉस एंजलिस का ये वाकया क्या हो सकता है, इसको क्या हम कहें कि ये वाकई कोई क्लाइमेट चेंज की वजह से है, ग्लोबल वार्मिंग इसकी एक वजह थी? जी ग्लोबल वार्मिंग तो मैंने बताया ना, ड्राई स्पेल चला, ड्राउट की वजह से मौसम, बारिशें जो नॉर्मली हुआ करती थी वो नहीं हुई। लेकिन ये है कि इसमें एक वजह इसके फैलने की ये थी कि फॉरेस्ट फ्लोर जो है वो बहुत थिक होता है। पाकिस्तान में गुर्बत जो है या पॉवर्टी है तो वो एक ब्लेसिंग भी होती है इस सेंस में कि फॉरेस्ट फ्लोर हमारा साफ होता है। आप देखिए हमारे गरीब लोग लकड़ियां चुन के ले जाते हैं, हमारे लोग पत्ते तक चुन के ले जाते हैं, तो फॉरेस्ट फ्लोर इतना थिक नहीं होता है। नहीं तो डॉक्टर साहब कंफ्यूजन यहाँ पे है जो मैं जो चाह रहा हूँ कि जिस पे आप रोशनी डालेंगे। कंफ्यूजन ये है कि अब तक 423 बड़े वाकयात हुए हैं, उसमें 4 वाकयात जो हैं वो मौसम सरमा में हुए हैं, क्योंकि हीट जो होती है वो आग लगने की बड़ी वजह होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग की भी आप बात करेंगे, इतना टेम्परेचर तो ज्यादा नहीं हुआ होगा कि उससे आग लग गई होगी। जी मैं यही बात सर आपको बताना चाह रही हूँ। जब आप फॉरेस्ट फ्लोर पे इतने थिक एक्यूमुलेशन हो जाती है बायोमास की, तो वो एक बर्निंग फ्यूल का काम करता है बहुत ज्यादा। जो आप समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा बायोमास जमा हो जाता है, पत्ते हैं, ट्विग्स हैं, टहनियां, वहाँ इलीगल कटिंग भी नहीं है, वहाँ इलीगल कलेक्शन ऑफ डेब्री भी नहीं है। तो डेब्री इतना ज्यादा इकट्ठा हुआ होता है कि वहाँ थोड़ी सी भी आग लगेगी तो उसको फ्यूल बहुत ज्यादा मिल जाता है। अगर उस उतने फ्यूल के ऊपर आप कोई भी एनर्जी प्लांट चलाना चाहें तो चल सकता है। तो वो है कि वहां से एक्यूमुलेशन नहीं होती क्योंकि फॉरेस्ट एरियाज बहुत बड़े हैं, तो वो ट्रिगर करते हैं फायर को। इसलिए भी मेरे ख्याल में जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है वो ये भी है कि वहाँ पे जो एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्री होता रहता है सालों से, वहाँ कोई वो इतना बड़ा एरिया कि वहां से कोई हाथ से तो उठाता नहीं है, तो इस वजह से वो ट्रिगर कर जाता है। एयर थोड़ी सी भी लगेगी आग तो एक तो एयर, सारे जो फैक्टर्स है ना उन सारे फैक्टर्स ने उसको एग्रेवेट किया है। सारे फैक्टर्स मिल गए ना वहाँ पे। एक तो वहाँ पे इलीगल कटिंग नहीं है, इलीगल कलेक्शन ऑफ डेब्री नहीं है, तो एक्यूमुलेशन या पाइल अप हुआ था फ्यूल। आप देखिए अगर हम उस फ्यूल को यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान में ये रिसर्च करते हैं या ये लोगों को बताते हैं कि बायोमास के तौर पर उसको यूज करें। बायोमास मीन्स के जितने भी पत्ते, ट्विग्स, टहनियां होती है उसको हम कलेक्टिवली बायोमास कहते हैं। तो बायोमास से हम इवन एनर्जी प्लांट्स चला सकते हैं, उससे हम अच्छा मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। मलिक साहब ये बताइएगा कि एक तो वो टेक्निकलिटीज हैं और क्लाइमेटोलॉजिस्ट या माहौलियात के जो एक्सपर्ट्स हैं वो डेफिनेटली उसको बेहतर तरीके से, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती हैं जो आम आदमी को नहीं समझ आती, लेकिन हम सादा अल्फाज में ज़रा इस पे गुफ्तगू करेंगे। माहिरीन ये भी अंदाज़ा लगा रहे हैं और ये चौंका देने वाली बात है कि कई हफ्तों तक इस आग के बढ़ने की और इसकी शिद्दत में इजाफे का
खतरा मौजूद है सर। $150 बिलियन का नुकसान हो सकता है, तखमीना लगाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, माहिरीन ने ये अंदाज़ा लगाया कि 150 अरब से ज़ायद डॉलर का जो नुकसान है हो सकता है। तो आप देखें कि उनकी मीशत को कितना इससे नुकसान है, जानी मालियाती जो नुकसान है, और हलाकतों की तादाद में भी इजाफा हो सकता है। और ये भी खदशा जाहिर किया गया कि और गुंजान आबाद इलाके जो है उसके लिए तो और पेरिस एग्रीमेंट को फाड़े तो इसका मतलब ये है कि पेरिस एग्रीमेंट पे अभी वो अगर डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त भी अमल दरामद कर लेते तो आज शायद उनको फायदा होता है, फायदा होता है इसका। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। जिस तरह आपने उसके दादो शुमार बताया कि कितनी दफ़ा वहाँ आग लग चुकी है, और अब तो ये बहुत संगीन तरीन वाक़या जो इस वक्त वहाँ पर आग का है, जिसकी एक आप देखें कि उसकी लपेट में कितना बड़ा इलाका आया हुआ है। तो वहाँ से लोगों की नकल मकानी आप देखें, उनके और नुकसान देखें, तो ज़ाहिर है कि इस पर एक आलमी सतह पर भी कोलेब्रेशन बड़ी ज़रूरत है। जिस तरह हमने कहा कि पेरिस अकॉर्ड है या दीगर है, इसमें और अमेरिका एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसको यकीनन बात है कि जो भी आलमी सतह पर ऐसे मुआहदे होते हैं उसकी पासदारी भी करनी चाहिए और आपस में कोऑपरेशन को भी बढ़ाना होगा। क्योंकि ये तो एक इंटरनेशनल, अब ये जो क्लाइमेट चेंज है ये किसी एक मुल्क का तो मसला रहा नहीं है, पूरी दुनिया का एक मसला है और बड़ा एक बर्निंग इशू है। तो इसमें तो जितना भी काम किया जाए वो यकीनन कम नजर आएगा। ठीक है, और इस हवाले से मजीद रिसर्च और जितने भी कोलैबोरेशन हो रही है वर्ल्ड लेवल पे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अब लोगों में आगाही भी आ रही है। डॉक्टर साहबा कंक्लूड कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि क्योंकि हमने थोड़ी एहतियात बरतनी है, सब ने, इवन के डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज बोथ साइड पर जो है ये एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो ये बताइएगा कि हमारे यहाँ भी फॉरेस्ट है, बड़ा फॉरेस्ट है, इवन कि हम यहाँ बैठे वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ पे हमारी मारगला की पहाड़ियों पे आग लग जाती है। फिर नॉर्दर्न एरियाज़ में हमारे खैबर पख्तूनख्वा की हम बात करें, वहाँ पे बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं। ये ख़तरा हमें भी लाक हो सकता है। हमारे पास एक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है या प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, क्या इसके अलावा भी कोई मैकेनिज्म इसका होना चाहिए, कोई ट्रेनिंग्स होनी चाहिए या इन खतरात से बचने के लिए? अच्छा जी, जैसे पहले भी हमारे साथी बता रहे थे कि हमारी रिसर्च पे तो बिल्कुल काम नहीं हो रहा। देखिए, इसकी जो आप मुझे टेक्निकल पूछ रहे हैं ना, क्लाइमेट मॉडलिंग होती है, जिसके लिए हमें हाई जो है इंटरनेट चाहिए होता है, कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं, अच्छी लैब्स चाहिए होती हैं, GIS लैब्स चाहिए होती हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हैं GIS लैब्स, लेकिन अगर हम उसको भी स्ट्रेंथन करें, रिसर्च को स्ट्रेंथन करें, तो GIS की मॉडलिंग के ज़रिए हम थोड़ा सा एक्सपेक्टेड इवेंट्स हमें पता चल भी सकते हैं कि जी कौन से सालों में या किस एरिया में हम प्रोजेक्टेड, उसको कहते हैं प्रोजेक्ट करना, अगले 30 साल में, अगले 10 साल में, 50 साल में वी कैन प्रोजेक्ट इफ वी हैव अ गुड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एरियाज और रिसर्च लैब्स हमारे पास। और अवेयरनेस की बात बिल्कुल ठीक की, अवेयरनेस रेजिंग होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। हम इसीलिए HEC के साथ इंटर्नशिप के प्रोग्राम, इस तरह HEC की इंस्ट्रक्शन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स कराएं, तो वो भी मेरे ख्याल में एक बेनिफिशियल होगा कि हम हर जगह पे अपने स्टूडेंट्स को कुछ अरसे के लिए इंटर्नशिप। बिल्कुल डॉक्टर साहबा, नो डाउट आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस जो रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए एज़ कम्पेयर हम इंफॉर्मेशन की तरफ हमारा ज़्यादा फोकस्ड है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुखसाना तारिक, माहिर मौलियात हमारे साथ थी, मलिक मंजूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि ये डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात नहीं है। कुदरती आफात फितरी या गैर फितरी तौर पर आपको नुकसान पहुंचा सकती है और इन कैटास्ट्रॉफीज से बचने के लिए बेहतरीन और जो हिकमत अमली है वो ये है कि गेट टुगेदर, जॉइंट एफर्ट्स, फॉरेस्ट एक्सपर्ट्स, क्लाइमेट एक्सपर्ट्स, इन्वायरमेंट एक्सपर्ट्स और जितने भी जो हमारे डिज़ास्टर्स के एक्सपर्ट्स हैं उनको इकट्ठा किया जाए और एक मैकेनिज़्म के तहत आगे बढ़ा जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।